आइए हम देखते हैं तापमान और दाब का परिवर्तन का प्रभाव। तो आप तो जानते ही है कि बर्फ जो है यह जल में परिवर्तित होती है और जल जो है जल वाष्प में परिवर्तित होता है। तो हम इससे यह मान सकते हैं कि जल जो है यह तीनों अवस्थाओं में हमें प्राप्त होता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक, तो यह जो है जल एक ही टाइप का अणु है, लेकिन यह तीनों अवस्था में रहता है। तो क्या होता होगा कि इन तीनों अवस्थाओं के जो कण होते हैं इनमें इस अवस्था के बदलाव का क्या असर होता है, तो यही हमें आगे देखना है। तो आप देख सकते हो कि एक एक्टिविटी हम अगर ले लें, इस एक्टिविटी में हम क्या देखेंगे कि हमने एक बीकर ले लिया है, उसमें बर्फ़ के कुछ टुकड़े ले लिए हैं और थर्मामीटर लगाया है। थर्मामीटर जो है उसका बल्ब बर्फ़ को छू रहा होगा इस टाइप से। अब हमने इसको ऊष्मा प्रदान करना स्टार्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हो बर्फ़ जो है पिघल के जल में परिवर्तित हो गई है और इस टाइम पे हमें थर्मामीटर का टेम्परेचर नोट करना है जैसे ही जल में परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है। फिर आप देखोगे कि पूरी तरीके से बर्फ़ जल में परिवर्तित हो गई है, उस समय हमें थर्मामीटर का टेम्परेचर देखना है। फिर जो कांच की छड़ रहती है इससे हम मिक्स कर लेंगे पूरी जल को, और जैसे ही ऊष्मा प्रदान होती जाएगी तो आप देख सकते हो जल जो है जल वाष्प में परिवर्तित होना शुरू हो जाती है। जैसे ही शुरू होती है तब हम फिर से टेम्परेचर देख लेंगे। अब देखना क्या है कि ऐसा क्या होता है कि यह जो ठोस है बर्फ़ यह जल में परिवर्तित होती है। तो होता क्या है, बर्फ़ जल में परिवर्तन कब हो रही है और क्यों हो रही है, यह चीज़ हम देखेंगे। तो आप देखोगे कि जब भी यह बर्फ़ है यह जल में परिवर्तित होती है तो इसके जो कण हैं जो अभी तो आपस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल से जुड़े हुए होते हैं, तो यह काफ़ी पास में है, कॉम्पैक्ट है इसका स्ट्रक्चर। लेकिन जैसे ही हम ऊष्मा प्रदान करते हैं तो ऊष्मा क्या करती है, इनका जो आकर्षण बल है इसको कम कर देती है, कमज़ोर बना देती है, और जिससे कि यह जो कण है यह एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। तो यही चीज़ में होता है कि जो ठोस रहता है वो अब तरल की तरह बिहेव करता है। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? तो यही चीज़ हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो होता क्या है, ठोस जो रहता है यह जल में परिवर्तित होता है, उसी पॉइंट को हम गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, या आप हम कह सकते हैं किसी ठोस का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जितना ऊंचा उस ठोस का गलनांक पॉइंट होगा उतना ही ऊंचा हम उसका आकर्षण बल मान सकते हैं। आगे हम क्या देखेंगे कि यह जो बीकर है, बीकर में यह बर्फ़ जो है पिघल रही है जल में, तो उसको बर्फ़ का गलनांक पॉइंट जो है वह क्या कहलाएगा, 273.16 केल्विन। ठीक, इसी को हम संगलन या फ्यूज़न भी कह सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि जैसे ही यह जल बर्फ़ जो है जल में परिवर्तित होते हैं तब तक पूरे जल का जो टेम्परेचर है वह एक ही जैसा रहता है, उसमें बदलाव नहीं आता है। तो हम ये मानेंगे कि यह जो ऊष्मा जा रही है यह कहाँ जा रही है, ऊष्मा के बढ़ते ही टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, पर टेम्परेचर नहीं बढ़ा तो यह ऊष्मा कहाँ गई। तो आप देख सकते हो कि जो ऊष्मा है वह इन कणों के बीच में इनके आकर्षण बल को तोड़ने में लगी रही, और इसी ऊष्मा को जो बीकर के सामग्री में ही रहती है उसे हम क्या कह सकते हैं, गुप्त ऊष्मा। तो इसको हम क्या कहेंगे, गुप्त ऊष्मा या फिर लैटेंट हीट। ठीक, तो गुप्त ऊष्मा और लैटेंट हीट, गुप्त का मतलब है छिपी हुई ऊर्जा जो है, जो कि बीकर में रखी हुई सामग्री में रहता है। अब देख सकते हैं लिखा क्या है, ये देखेंगे। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे द्रवण की गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। तो ये इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा कहते हैं, ये हम देखेंगे। तो आप देख सकते हो जो ठोस होता है, ठोस के कण जो है आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही इसमें हम ऊष्मा प्रदान करते हैं यह तरल में बदल जाता है। तो आप देखोगे कि जब यह तरल में बदल रहा है तो इनके कणों में क्या हो रही है, जो ऊर्जा जा रही है वह ऊर्जा
बहुत ही तीव्र रहती है और इनके आकर्षण बल को अच्छी तरीके से तोड़ रही है। और यह और ऊष्मा प्रदान होने पे अब गैसीय अवस्था में आ गए हैं, क्योंकि इनके जो कण हैं यह ऊष्मा प्राप्त करके और भी स्वतंत्र हो गए। और उस जो पॉइंट को हम कहेंगे क्वथनांक पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, जिसमें कि जल जो है यह जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। और इसी फिनोमेना को हम कह सकते हैं समष्टि गुण या फिर बल्क फिनोमेना, ठीक। अब जो जल की बात अगर करें तो जल के लिए यह जो तापमान है यह क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप देख सकते हो क्या लिखा है, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पीकरण की अब बात हम देखेंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि जैसे ही जो बर्फ है वह जल में परिवर्तित हो गई है और जल जो है यह अब जल वाष्प में परिवर्तित हो गया है। तो जो कण है यह देख सकते हो पहले तरल थे और जैसे ही इनको ऊष्मा प्रदान हुई यह और स्वतंत्र हो गए और यह अब जो सतह थी वहाँ से टूटने लगे दूसरे कणों के संपर्क से और यह पूरी तरीके से अब स्वतंत्र हो चुके हैं, ठीक। तो इसमें क्या होगा, आप देख रहे हो जो बर्फ़ है वह तरल में तब्दील हो गई। तब तक टेम्परेचर जो था एक सा था, फिर टेम्परेचर बढ़ने लगा और टेम्परेचर बढ़ के अब जल जो है यह जल वाष्प में परिवर्तित हो गया है। तो ठोस जो है यह द्रव में परिवर्तित हुआ। तो हम मानेंगे ठोस के जो कण थे उसकी एनर्जी द्रव्य से ज़्यादा रही और द्रव्य जो है वह गैस में परिवर्तित हो गया, तो द्रव की एनर्जी गैस से ज़्यादा रही है, ठीक। तो क्या हम मानेंगे कि यह जो है परिवर्तन होना ठोस का द्रव में फिर उसके बाद ही गैस में, तो क्या यह चीज़ होती है? यह चीज़ सभी पदार्थ के लिए लागू होती है? ऐसा नहीं होता है, सभी पदार्थ के लिए यह चीज़ लागू नहीं होती है। जैसे कि हम बात करेंगे कपूर, अमोनियम क्लोराइड, नैफ्थलीन, इन तीनों को अगर हम कीप पर रख दें और इनको ऊष्मा प्रदान करें, कीप हमने बंद कर दिया है, तो आप देख सकते हो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को उथरपातन या सब्लिमेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सॉलिड रहते हैं वो डायरेक्ट गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठोस जो है सीधा गैसीय फॉर्म में आ जाता है। अब हम देखेंगे कि दाब परिवर्तन का पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह चीज़ जो हम एक एक्टिविटी से देखेंगे जिसमें कि हमने एक सिरिंज ली है, इसमें सिलेंडर में गैस भरी हुई है और पिस्टन की मदद से हम यह गैस को संपीड़ित करेंगे जिससे कि गैस जो है तरल में परिवर्तित हो जाती है। तो आप देख सकते हो घटक के कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण क्या होता है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में भी अंतर आता है। तो क्या है कि यह जो पिस्टन है यह सिलेंडर की वजह से जो गैस है तरल में तब्दील हो जाती है, ठीक। तो आप देख सकते हो कि यह जो तरल है यह हम इसी फॉर्म में रख सकते हैं बहुत सी गैस को। जैसे कि किस गैस की बात करेंगे हम, ठोस जो है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको कंप्रेस करके, इसकी जो गैस रहती है इसको कंप्रेस करके ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को रख सकते हैं। तो यह क्या है कि एक वायुमंडलीय दाब पर, दाब का जो नाप है 1 एटमॉस्फेयर हो, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए बगैर ही, इसमें आप देख सकते हो ठोस जो है द्रव में नहीं आया है, द्रव अवस्था में ना आते हुए यह सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको हम इसी कारणवश जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हम क्या कह सकते हैं, शुष्क बर्फ या फिर ड्राई आइस, यह दोनों चीज़ हम इसको कह सकते हैं। तो इसी तरीके से आप सोच सकते हो कि कई ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो द्रव अवस्था में आए बगैर ही डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक। तो
आगे हम देखेंगे कि इसी चीज़ में जो हम बहुत से पदार्थ है वह अपने क्वथनांक पॉइंट पे पहुंचने के बगैर ही द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक एक्टिविटी देखते हैं जिसमें कि कुछ गीले कपड़े हैं वह सूख रहे होते हैं, और यह जो गीले कपड़े हैं यह अपने क्वथनांक पॉइंट पे आए बगैर ही और द्रव में तब्दील हुए बगैर ही द्रव वाष्प में तब्दील हो जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो ठोस है, अगर ठोस को जब हम ऊर्जा देते हैं तो क्या होता है, इसके आकर्षण बल जो है वह थोड़ा कम हो जाता है और कण जो है दूर हो जाते हैं। और ऊष्मा प्रदान करने पर अब तो ये तरल में कन्वर्ट हो गए, और जैसे हम और ऊष्मा प्रदान करते हैं तो क्या होता है, यह जो है एक दूसरे से पूरी तरीके से स्वतंत्र हो जाते हैं। और जो सतह की बात करें अगर हम, तो सतह के जो कण हैं वह दूसरे कणों से पूरी तरीके से मुक्त हो जाते हैं। और क्या होता है कि क्वथनांक से कम तापमान पर ही द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, वाष्पीकरण, जिसमें कि क्या हो रहा है कि क्वथनांक पॉइंट पे पहुंचे बगैर ही द्रव जो है वह द्रव वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। तो इस वाष्पीकरण के ऊपर कौन से पॉइंट है जो प्रभाव करते हैं वह हम देखेंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है, उन पे कौन से पॉइंट प्रभाव करते हैं। तो पहला है सतह क्षेत्र बढ़ने पर, क्योंकि यह सतह वाली प्रोसेस है, तो जैसे ही हम कपड़ों को फैला देते हैं तो इसमें आप देख सकते हो वाष्पीकरण बहुत ही तेज़ी से हो जाता है, क्योंकि जितनी बड़ी सतह रहेगी वैसी। दूसरा, तापमान में वृद्धि, तो तापमान जैसे बढ़ाओगे तो उतनी ही जल्दी वाष्पीकरण हो जाएगा। अब तीसरा देखेंगे आर्द्रता में कमी। तो आर्द्रता की अगर हम बात करें तो आर्द्रता मतलब क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसमें कितना मॉइस्चर है, उसमें नमी कितनी है। तो अगर उसमें नमी कम होगी तो जल्दी ही वाष्पीकरण पॉसिबल होगा, क्योंकि उसमें नमी अगर ज़्यादा रही तो वह यहाँ से कपड़ों से नमी कम मात्रा में ले पाएगा, लेकिन उसमें नमी अगर कम रही वह जल्दी वाष्पीकरण करेगा। अगली, वायु की गति में वृद्धि, जितनी तेज वायु रहेगी उतनी जल्दी उसके आसपास की जो नमी रहेगी वह निकलती जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत आगे की चीज़ें देखें तो एक और एक्टिविटी है, इसमें क्या किया गया है, इसमें आप देख सकते हैं एसीटोन, जो कि नेल पेंट रिमूवर रहता है, इसको अगर हम अपनी हथेली पे रखें तो क्या होता है, जो एसीटोन है वह हमारे हथेली के आसपास की ऊर्जा ग्रहण कर लेता है और वह खुद क्या हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है उसमें, और वह उड़ जाता है। तो उस समय पे जो हमारे हाथ पर से ऊर्जा ले ली गई है उसके कारण क्या होता है, हमारे हाथ को बहुत ही शीतलता महसूस होती है। तो यह भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है।